सत श्री अकाल। मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ा देव राष्ट्र समाचार। आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत बीरपुर गांव में है, जहां पे एसेंट एक ऐसी एजुकेशन संस्था खुल रही है जिनका मानना है हम हैं तो संभव है, और इनकी कई सारी संस्थाएं चल रही है। वी आर टू द वे जो दिया हुआ है कि यहाँ पे पढ़ाई की एक अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ये दिया गया है कि एक एजुकेशन हब है। ज़्यादा कि एजुकेशन यहाँ पे गांव में बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और एसेंट एक बहुत बड़ी संस्था है। इनकी कितनी सारी ब्रांच है, कहाँ कहाँ चल रही है, और यहाँ पे समीतुल्ला हो गया, नेतरहाट हो गया, नवोदय हो गया, इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, आरके मिशन हो गया। तो इस तरह की सारी कॉम्पिटिशन जो छोटे बच्चे जो 5 क्लास के बाद जो तैयारी कराई जाती है, तो मात्र एक ऐसी संस्था मुझे दिख रही है यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक ही छत के नीचे इतने सारे बच्चों को इन सब सारी चीज़ों की पढ़ाई करवाई जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के बड़ा स्लोगन लिखा हुआ है, हमारा जो फ्यूचर है अवर फ्यूचर। पीडीसी दिया हुआ है, मेडिटेशन दिया हुआ है। बहुत कम संस्था में ऐसा दिया जाता है कि मेडिटेशन भी कराया जाता है, इंग्लिश स्पीकिंग भी है, वोकैबुलरी जो है बिल्डिंग का कोर्स कराया जाता है, स्किल डेवलपमेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वैदिक मैथ के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये एक ऐसा गणित है जो वैदिक गणित है, जिसमें कहा जाता है कि आज से 20वीं शताब्दी से पूर्व 20वीं शताब्दी में ही इस तरह का पढ़ाई कराया जाता था। वैदिक गणित में ये कहा जाता है कि जो ऋषि मुनि के समय में 20वीं शताब्दी में भारतीय कृष्ण तीर्थ ने इनका जो आविष्कार किया था, और उन्हीं के समय से ये चला आ रहा है। उस समय कहा जाता है कि वैदिक गणित एक ऐसी गणित होती है जिसमें ऐसी गणित की पद्धति होती है जो बड़े से बड़े कठिन सवाल को सरल तरीके से इसे सॉल्व कर दिया जाता है। और इसमें 16 सूत्र होते हैं, और 16 सूत्र के माध्यम से ही इन्हें बनाया जाता है। 13 उप सूत्र कहा गया है इसमें। तो वो 16 सूत्र और 13 उप सूत्र क्या है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी संस्था चल रही है। यहाँ के संचालक से आज बात करेंगे, और उनका ये मकसद क्या है यहाँ पे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, शहर में भी जा सकते थे, लेकिन गांव में ही इस तरह की संस्था क्यों डाले। देख सकते हैं तो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, सभी मुझे लगता है कि अंडर 5 क्लास के अंदर के बच्चे हैं, और सभी यहाँ पे सुबह के समय आते हैं। और कितने समय संस्था चलती है, इन सारी चीज़ों पर यहाँ के जो संस्थापक हैं RK राव सर से उनसे बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे भी छोटे बच्चे हैं। सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका। ये हमारे इस एसेंट के संस्थापक हैं, इन्हीं से जानकारी लेंगे कि ये संस्था कब से चली आ रही है, और इस गांव में सिदूर इलाके में इन्होंने किस मकसद से, किस ध्येय के साथ इस संस्था का संचालन किया। देख सकते हैं सभी छोटे बच्चे हैं, इस साइड में भी बड़े बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं। और कितने क्लास तक के बच्चों का यहाँ पढ़ाई होता है सर, आप इसके बारे में बता पाएंगे? सर सबसे पहले तो सभी सुनने वालों को मेरा नमस्ते। मकसद शिक्षा है, ये हम सबको पता है। इसकी शुरुआत लॉकडाउन में हुई थी। जब मैंने सर्वे किया तो पाया कि हमारे गांव पंचायत का, ग्राम पंचायत का, बीरपुर पंचायत का, जो हमने लगभग 7,500 घरों पर सर्वे किया, तो पाया कि शिक्षा स्तर बहुत गिरा हुआ है। सिर्फ 33% जनसंख्या शिक्षित पाए गए। आपके अपने क्षेत्र में सर आपने सर्वे किया? जी। लॉकडाउन के दौरान सर, लॉकडाउन से पहले आप कहाँ कार्य कर रहे थे? लॉकडाउन से पहले सर मैं देहरादून था। देहरादून में भी मेरा यही काम था। दिल्ली में भी हमारी ब्रांच है, एसेंट द एजुकेशन हब के नाम से ही है। और अब गांव में शिक्षा स्तर को ठीक करने के लिए हमने यहाँ पर एक सपना देखा और इसको शुरुआत किया। सबसे पहले मैं वैदिक गणित के लिए बताना चाहूँगा कि एक हमारे संस्कृति की बहुत अद्भुत धरोहर है। इस संस्कृति को धीरे धीरे हम लोग खोते जा रहे हैं। मैंने उस संस्कृति को समेटने का प्रयास किया है। गांव के क्षेत्र में वैदिक गणित का पढ़ाना बहुत कठिन कार्य हुआ करता था, लेकिन मैंने इसको संभव बनाने का प्रयास किया है। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो 4 सूत्र भी सीख पाते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 4 सूत्र अगर बच्चा सीख पाते हैं तो वो मैथ में ब्रिलियंट है। वैसे 16 गणितीय सूत्र पर आधारित है ये वैदिक मैथ, परंतु परफेक्ट हो नहीं पाते हैं बच्चे। ये हमारे शिक्षण व्यवस्था की शायद कुछ न कुछ कमी है, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं जी। सर आपकी संस्था ये जो एसेंट है, इनका जो संचालन करने का मेन ध्येय क्या था? आप सर किसी और भी पेशे में जा सकते थे, आपको खुद पेशे से मुझे जानकारी मिली कि आप इंजीनियर हैं, तो आपने जॉब के पेशे को छोड़ के शिक्षण पेशे को क्यों चुना? सर मैंने सरकारी नौकरी को भी रिजाइन किया। सरकारी नौकरी को तक छोड़ दिया सर? जी। लेकिन सर बिहार, यूपी, झारखंड में ज़्यादा माना जाता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो भगवान मिल जाता है, लेकिन आपने सरकारी नौकरी को छोड़ के फिर आप शिक्षण संस्था में आए हैं। सर संतुष्टि नहीं है। कारण ये है कि मैं खुद गरीबी से निकला हुआ इंसान हूँ। गरीबी मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था।
चाचा जी ने पालन पोषण किया हम लोगों को, उन्होंने बहुत संघर्ष करके हम लोगों को पढ़ाया लिखाया है। गांव में आके सर्वे किया तो देखा कि जो गरीब बच्चे हैं उनके पढ़ाई का स्तर खराब हो चुका है। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को भी हिंदी पढ़ने नहीं आता था, जो कि हमारी मातृभाषा है। मुझे लगा कि नहीं, बहुत पैसा कमा लिया, बहुत बाहर घूम लिया, अब गांव के लिए सेवा करने का समय आ गया है। और एक समाज सेवा के ध्येय से ही मैंने इस काम को शुरू किया। और आज भी जो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं, आज मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा पर्याप्त तो नहीं, पर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि जब मैंने 21 अगस्त 2020 को शुरुआत की थी गांव में एसेंट द एजुकेशन हब का, पहला क्लास हुआ था 24 अगस्त को 2020 में। एक विद्यार्थी से शुरू किया था, 10th क्लास का बच्चा था। आज के टाइम में 550 प्लस विद्यार्थी मेरे पास है। सर 550 प्लस विद्यार्थी हैं, तो बहुत सारे बच्चों को जो एक साथ ऐसे जो एजुकेशन आप देते हैं, शिक्षा जो बांटते हैं, तो सर उन बच्चों को दिक्कतें नहीं होती? 10th क्लास में कहा जाता है कि मिनिमम 25 का 30 का बैच होना चाहिए। के पाठक जी हमेशा कहते हैं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, और के पाठक ने भी शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा कड़ाई किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो के पाठक साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही उचित कदम उठाए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और मैं उस कदम की सराहना करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि के पाठक साहब ने जो किया है बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और मैं उसके लिए सम्मान रखता हूं अपने दिल में। परंतु गांव के क्षेत्र में जहां के पाठक साहब नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर हम जैसे अध्यापकों को के पाठक जैसे इंसान का कहना मानना पड़ता है, और उनके बताए कदमों पे चलना पड़ता है, और वही पहल हमने किया है। और रही बैचेज की बात, तो हमारे संस्था का एक नियम है कि एक बैच में अधिक से अधिक 30 बच्चे होंगे। 30 बच्चे के बाद हम लोग वो बैच डिसकंटिन्यू कर देते हैं, फिर हम उसको रखते नहीं हैं, बैच सेपरेट कर देते हैं। हाँ, कभी कुछ स्पेशल क्लासेज होते हैं जो बच्चों का मिस हो गया होता है, छूट गया होता है, एक्स्ट्रा क्लासेज होता है, उसमें हम लोग जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, 40 भी हो जाते हैं, 50 भी हो जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, जिनका क्लासेज मिस हो चुका है उनको एक साथ बैठा के हम लोग क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर अभी तक जो सर आप 3-4 साल से लगातार संस्था चला रहे हैं, तो बच्चों का जो रिजल्ट है 10th क्लास का, वो किस तरह का रिजल्ट रहा है आपकी संस्था से? सर वीरपुर गांव का एक बहुत अच्छा सा सुनहरा सा इतिहास है। 1987 में मेरे चाचा जी, जो हमारे पालनहार भी हैं, बिहार टॉप किया था। उसके बाद बिहार में तो बहुत सारे टॉपर्स हम सबको पता है, परंतु वीरपुर गांव टॉपर से वर्जित रहा। यहाँ तक कि 80% अर्थात 400 अंक पाना यहाँ के बच्चों के लिए बड़ा टफ काम, बहुत टफ काम था। मतलब कभी कोई 2 साल में 3 साल में किसी घर से कोई बच्चा 60% लाके फर्स्ट हो जाता था, तो पूरा गांव में हल्ला होता था कि फलाने का बेटा फर्स्ट आया है। परंतु आज वीरपुर में एसेंट के आने के बाद प्रति वर्ष 15 से 20 विद्यार्थी फर्स्ट आते हैं, और 400 का भी आंकड़ा आसान हो गया है। 452 भी आए हैं, 462 भी आए हैं, 90% भी आया है, 95 भी आया है, और 80% तो खिलौना सा हो गया है। सर जैसे छोटे बच्चे हैं जो 5 क्लास के बाद में ज़्यादातर यहाँ पे देखा जाता है कि समीतुल्लाह हो गया, नेतरहाट हो गया, नवोदय हो गया, तो बहुत सारे बच्चे जो है गार्जियन भी हैं नवोदय के बारे में जानते हैं, समीतुल्लाह के बारे में, नेतरहाट के बारे में, आर के मिशन के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप इस गांव में इस तरह की जो शिक्षा बांटने का काम करें, तो नवोदय में कितने बच्चे और समीतुल्लाह में कितने बच्चे आपके सिलेक्टेड हुए हैं? सर एसेंट का इतिहास है कि अब तक जब से एसेंट है 16,000 प्लस विद्यार्थी नवोदय, नेतरहाट, सिमुलतला, आर के मिशन, हजारीबाग में इंदिरा गांधी बालिका विकास विद्यालय है, इन सैनिक स्कूलों में भी जब से एसेंट का संचालन शुरू हुआ है सन 2001 से, जो दिल्ली में इसका संस्थापना हुआ था, तब से लेकर अब तक 16,000 से अधिक विद्यार्थी सिमुलतला, नवोदय जैसे विद्यालयों में एडमिशन ले चुके हैं। और वीरपुर में आने के बाद भी अब तक 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया है नवोदय के लिए और नेतरहाट के लिए। नेतरहाट और सर नवोदय में इसी गांव से सर कि आसपास के ग्रामीण के बच्चे मिलके मतलब 6 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं? जी, ये बाहर के गांव के भी हैं, कुछ हमारे गांव के भी हैं, और हम लोग इस टाइप के प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन बच्चों से करवाते ही रहते हैं। उसका तैयारी भी अलग से करवाते हैं। उन बच्चों को खुद हम छांटते हैं और उन बच्चों को तैयार करते हैं उन कंपटीशंस के लिए, नवोदय के लिए, नेतरहाट के लिए, आर के मिशन के लिए, सैनिक स्कूल के लिए और ओलंपियाड वगैरह के लिए हम लोग तैयार करते हैं।
सर जो बच्चे गरीब हैं वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पे पढूं, उनके पास कला जो शक्ति है, प्रतिभा की, वो कूट कूट के भरी है, लेकिन गार्जियन जो होते हैं, अभिभावक, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो उन गार्जियन के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि जी थोड़े समय ना आप नशा छोड़ दीजिए, अच्छे कामों पर ध्यान दीजिए। एक गार्जियन हमारे यहाँ के 100 रुपये रोज़ का नशा कर लेते हैं तकरीबन। अपने 45 वर्षों में 14,40,000 का औसत वो नशा कर चुके होते हैं, और उतना गरीब तो 14.5 लाख तो ऑटोमेटिकली गरीब हो जाते हैं। अगर वो पैसा बचाकर वो अपने बच्चों का फीस भरने में, अपने बच्चों के शिक्षा पे अगर खर्च करे, तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान 14.5 लाख तो ऑटोमेटिकली सेविंग कर लिया, तो गरीब से अमीर हो गए, और उनके बच्चे अच्छे जगह पे पहुँच सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। और रही उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही गरीब है, एसेंट फ्री सुविधा देती है पढ़ाई के लिए, क्योंकि एसेंट गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है, क्योंकि पढ़ने का अधिकार उनका भी है। सिर्फ राजा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब गरीब का बेटा भी राजा बनेगा, हर कोई राजा है, उनका हक है। अधिक गरीब जो है उसके बारे में कुछ संक्षिप्त में बता पाएंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जाता है? आपके बच्चों को कुछ आपने सिखाया है, या कुछ ऐसी ट्रिक्स जो संक्षिप्त में आप हम पत्रकार बंधु को बताएं, ताकि यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को बता सकें कि वैदिक गणित को कैसे एकदम सरल से सरल में सहज तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? सर वैदिक गणित का ना सर कंसेप्ट है, वो एक कंसेप्ट तो नहीं, उसका पूरा एक आधारशिला है 16 सूत्रों का, और उसमें उपसूत्र होते हैं 13। तो इन सभी श्रृंखलाओं का एक समूह है। अगर आप चाहें तो मैं एक डेमो दे सकता हूं, बच्चे आसानी से कर लेंगे, आप भी हैरानी से देखेंगे कि भाई बच्चे ऐसा कैसे कर पाते हैं। एक बार प्लीज मैं बोर्ड पे आना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। बिल्कुल सर, प्लीज आएंगे मुकेश सर, आप यहाँ से देख लीजिए। देख सकते हैं ये हमारे सर हैं जो बता रहे हैं वैदिक गणित का एक शॉर्ट बता रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं कि कैसे बच्चे भी इन्हें सॉल्व करते हैं, और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये कोई ऐसी नहीं है, बच्चे भी इसे देखते हैं और बच्चे भी इसे इस तरह से पढ़ते हैं। देख सकते हैं बोर्ड पे आप सर यहाँ पे एक सवाल लिख रहे हैं, और इसे ऐड करके यहाँ के छोटे बच्चे दिखाएंगे। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे जो देख रहे हैं मुझे 5 क्लास 7 क्लास 6 क्लास के बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पे सर एक बड़ा सा कैलकुलेशन लिख रहे हैं, 21 35 21 36 21 37 21 38, इस तरह से एक बड़ा कैलकुलेशन जो एडिशन के तौर पे जो दिखा जा रहा है, और इसे कुछ सेकेंडों में यहाँ के बच्चे जोड़ के दिखाएंगे। तो ये अभी हम आपको दिखाते हैं। बेटा क्या होगा कैलकुलेशन? कितना बोले सर? यहाँ पे ये छोटा सा बच्चा है जो सबसे पहले उन्होंने लिखा है सर, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा और इन्होंने कैलकुलेट करके बताया। आपने कैसे इतना जल्दी कर दिखाया? बताइए तरीका बताइए। 5 तक गिनते हैं ना, जी जी, 5 लगा देते हैं उसमें 5 तक लिख रहे हैं ना, वो उतार के उसमें 5 लास्ट में लगा देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ। देख सकते हैं मोहम्मद आशिक है, और इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया। जैसे ही सर ने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा, उसके क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर आ गया। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कितना गजब का और सटीक का फॉर्मूला है। मैं तो बल्कि यहाँ के बिहार के शिक्षा विभाग से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह की शिक्षक की बहाली की जाए, और ये जो पद्धति है उन लोगों को बताया जाए।